मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर। यूपी में एक बार फिर से योगी राज आ गया है। जो करिश्मा यूपी में पिछले 37 सालों से कोई नहीं दोहरा सका है, उसे योगी ने न केवल दोहराया बल्कि एक नया इतिहास रच डाला। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में यादगार था, क्योंकि इस पल का साक्षी बनने के लिए 70,000 से ज्यादा लोग लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन किया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को न्योता दिया गया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए देश भर से साधु संत भी लखनऊ में जुटे थे। पहली बार योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को लखनऊ के रमाबाई मैदान में शपथ ली थी। उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे थे। पहली बार जब योगी ने यूपी की सत्ता संभाली थी, तो यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था सुधारना था। 2017 में सीएम योगी ने गद्दी संभालते ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, तो महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर थाने में महिला हेल्प डेस्क का भी गठन किया। एक एंटी रोमियो स्क्वाड नाम के एक दल बनाया, जिसमें कि पुलिस के अलावा बाहर के भी लोग थे, जिनका काम था कि वे इस तरह के कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी के बाहर नज़र रखेंगे कि छेड़खानी किस तरह के लोग कर रहे हैं, और उनकी शिकायत की जाएगी और उन्हें पकड़ा जाएगा। इसमें पुलिस वालों को अधिकार दिए गए कि जहां भी छेड़खानी हो रही है या जहां भी ऐसी जगहें हैं ताकि जहां पर बच्चियां स्कूल जा रही हैं, वहां पर ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर जहां पर इस तरह के शोधे उनको छेड़खानियां करते थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये सब किया गया। सीएम योगी ने बदमाशों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस के हाथ अपराधियों पर कार्यवाही के लिए पूरी तरह से खुल गए, जिसका नतीजा रहा कि यूपी में क्राइम का ग्राफ तेजी से गिर गया। योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के करीब 8,000 घटनाएं हुई, जिसमें 140 से ज्यादा बदमाश मारे गए, तो करीब 3,500 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। बदमाशों में सरकार का खौफ इस कदर गहरा गया कि कई बदमाश खुद गले में तख्ती डालकर थाने पहुंच सरेंडर करने लगे। योगी सरकार की कार्यवाही केवल छोटे बदमाशों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बड़े माफिया भी इसकी जद में आए। चाहे बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, सबकी क्राइम से कमाई गई काली संपत्ति कुर्क होने लगी। सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई आम हो गई। इन कार्रवाई के जरिए सरकार ने माफिया की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया। यही नहीं, माफिया से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के आशियाने तक बनाए जाने की शुरुआत की गई।
और वो जो ज़मीन इस तरह से वापस ली गई, उसे बजाय किसी अन्य उपयोग में लाने के वहाँ पे गरीबों के घर बनाए गए। मुझे लगता है ये एक अपने आप में बड़ा इनोवेटिव तरीका था। इतनी बड़ी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई इससे पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई। एक तरफ माफियाओं की संपत्ति कुर्क हो रही थी, तो योगी सरकार ने पंजाब की रोपड़ जेल में आराम फरमा रहे मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाने की मुहिम छेड़ दी। एक तरह से लीगल कानूनी लड़ाई भी इस पर लड़ी गई, क्योंकि वो पंजाब में वहाँ पर जेल में थे और वहाँ की सरकार, ऐसे उत्तर प्रदेश के जो सरकार है उसका कहना था कि वहाँ की सरकार उनको मदद करती है, खास तौर से कानूनी लड़ाई में भी मदद करती है। कैराना के पलायन को बीजेपी ने 2017 में चुनावी मुद्दा बनाया था। अब योगी सरकार में पलायन कर चुके परिवारों की घर वापसी होने लगी, तो खुद सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और बदमाशों को खुली चुनौती तक दे डाली। सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं। सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। जिस तेवर के साथ योगी आदित्यनाथ ने सियासत की शुरुआत की थी, उस छवि को उन्होंने हमेशा बरकरार रखा। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर सत्ता का सुख भोगना उनका मकसद कभी नहीं था, बल्कि राजनीति में धर्म की स्थापना करना उन्होंने अपना मिशन बना लिया। योगी सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाकर सख्त संदेश भी दिया, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान तक किया गया। इस कानून की कई राज्यों ने सराहना तक की। जब ये नियम बनाया गया, जब ये कानून बनाया गया, उससे उन लोगों को न्याय मिलने का एक मौका मिला जो इस तरह से किसी भी झांसे में आकर और धर्मांतरण के लिए बाध्य किए जाने के पहले ही उनसे शादी कर ली जाती थी या बाद में शादी की जाती थी। कोई अगर छद्म नाम से अपनी पहचान छुपाकर कुछ इस तरह की शादियां करता है या कुछ रिलेशनशिप करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, देश भर में इसकी गूंज हुई। योगी आदित्यनाथ के सियासी सफर पर अगर नजर दौड़ाएं तो शुरुआत से ही उनके ये तेवर उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करते आए हैं। बात उस दौर की है जब योगी पहली बार गोरखपुर से सांसद बने थे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र में पनप रहे माफिया के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इससे योगी आदित्यनाथ की प्रखर राष्ट्रवादी की छवि मजबूत होने लगी। जो माफिया एक्टिव रहे थे, सालों साल तक उनका प्रभुत्व था, उनके खिलाफ सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने न केवल आवाज़ उठाई बल्कि संसद में, संसद के बाहर और गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, राज्य सरकार के सामने लगातार उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। गोरखपुर में लगातार माफियाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई रही है। उस वक्त अगर आप याद करें तो गोरखपुर में बहुत सारे अपराधी थे, बहुत सारे माफिया थे और वो स्वाभाविक रूप से जब वो मठ में रहते थे योगी आदित्यनाथ जी, तो तमाम तरह की उनके पास शिकायतें आती थी, फरियादें आती थी लोगों की कि किसी की ज़मीन पर कब्जा हो गया, किसी का कुछ और समस्या माफियाओं की वजह से हो रही, तो उसको लेकर वो लड़ाई लड़ते रहते थे। युवा योगी पूर्वांचल में अपनी पहचान पुख्ता करते जा रहे थे और साल दर साल उनकी जीत का अंतर भी बढ़ता जा रहा था। फिर साल 2006 में उनका और पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुके माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का आमना सामना हुआ। दरअसल उस दौरान मऊ में दंगे हुए थे और मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे थे, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दे डाली थी और दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ लाव लश्कर लेकर मऊ निकल पड़े थे। लेकिन तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को मऊ पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। आपराधिक गतिविधियों में अधिकतर ठेके, लैंड या भूमि संपत्ति या रेलवे के काम या इस तरह के तमाम सारी चीज़ें थीं जिसकी वजह से आपराधिक गतिविधियां बढ़ती थीं। तो इन्हीं मामलों की वजह से जब ये
इस तरह की सूचनाएं गोरखपुर तक पहुंची, तब ये माना जा रहा था कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के रहते ये गतिविधियां कम से कम वहां पर तक और वहां के आगे उतना नहीं फैल पाएंगी। और उस समय योगी ने एक काफ़ी कठोर रुख लिया था। कुछ लोगों के साथ ज्यादती का मामला था जिसको लेके योगी जी वहाँ पर गए थे और उनके काफिले पर उस वक्त कुछ, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा, हमला भी हुआ था। तो उस वक्त बहुत बात बढ़ गई थी और बिल्कुल आमने सामने थे उससे। इन घटनाओं से योगी का कद बढ़ने लगा और देश भर में उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की बनने लगी, जिसे कभी भी योगी आदित्यनाथ ने नकारा नहीं। हिंदूवादी नेता हैं वो, और वो निश्चित तौर से इसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े मठ गोरखनाथ मठ के वो महंत हैं बरसों से, तो वो छुपाते भी नहीं। और यही उनकी खूबी है जिसके चलते आरएसएस ने वहाँ पर उनको बिठाया था। और एक राष्ट्रवादी छवि भी है उनकी, प्रखर राष्ट्रवादी नेता की छवि है। मैंने इनके बहुत से दौर देखे हैं, लेकिन एक बात इनके अंदर हमेशा से बिल्कुल वैसी की वैसी रही, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं आया। मतलब तब से जब से मैं जानता हूँ, योगी आदित्यनाथ के मन में कभी भी हिंदुत्व के विषय को लेके रत्ती भर भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र को आगे बढ़ाया। अब गोरखपुर नहीं, पूरे यूपी की जनता उनकी अपनी थी। इसकी झलक तब देखने को मिली जब कोरोना के बाद देश में पहली बार लॉकडाउन लगा। देश के कोने कोने से प्रवासी कामगार यूपी लौटने लगे, तो उन्होंने इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि उनको घर तक सही सलामत पहुंचाने का बीड़ा उठाया। हजारों लाखों की संख्या में जो कामगार अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आए, उनकी वजह से माना जा रहा था कि प्रदेश में अशांति फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी और वो लोग अपने अपने शहरों या गांव में आकर कुछ काम नहीं होगा तो वहाँ पे एक नई तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों को काम भी मिला और उसमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बाद में बड़े शहरों की ओर जाने की कोशिश नहीं की, भले ही कोरोना का आतंक खत्म हो गया। दिल्ली से बहुत सारे लोग आ रहे थे। दिल्ली आपने देखा होगा, दिल्ली में रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर भीड़ जमा हो गई थी, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन उस वक्त भी अगर हमने देखा तो बहुत सारी बसों में लेके उनको लाया गया। हालांकि मुश्किल काम था, कुछ कमियां भी उसमें रह गईं क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी समस्या आ गई थी। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन देना हो या फिर युवाओं को रोजगार, यूपी देश में अव्वल रहा। जिस दौर में दूसरे राज्यों में लोगों के रोजगार छिन रहे थे, उस दौरान यूपी में रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां हो रही थी। ऐसे में चाहे वो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे इरिगेशन विभाग हो, कई सारे विभागों में कई स्तरों पे जो पद खाली थे उनके लिए लगातार कोशिशें की गई। और मुझे याद पड़ता है पिछले करीब 1 साल में इस तरह के कई लोगों को नौकरियां दी गई, उन्हें नियुक्ति पत्र एक अच्छे खासे समारोह करके दिए गए, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, पूरी पारदर्शिता बरती गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ, तो योगी सरकार ने बिना कोई देर किए भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करा डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी। अयोध्या में हर साल नियमित रूप से भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन किया जाने लगा, तो काशी में दिव्य दिवाली भी मनाई जाने लगी। चाहे वो अयोध्या का दीपोत्सव हो, वाराणसी में जो आयोजन होते हैं वे हैं, प्रयागराज का कुंभ मेला है, मथुरा में जो उत्सव होते हैं, ये सारी चीज़ें आस्था से, श्रद्धा से और तीर्थ स्थानों से जुड़ी हुई हैं और उन्हें एक सही जगह दिलाना और सही तरीके से उन्हें आयोजित करना, ये एक सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में बहुत बड़ा कदम। दरअसल योगी सरकार की एक इच्छा है, इच्छा रही पिछले 5 साल में। हमने देखा कि अयोध्या को किस तरह से विश्व के मानचित्र पर जगमगाया जाए, और राम मंदिर का फैसला आने के बाद तो और वहाँ पर काम तेजी से चल रहा है।
चाहे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम हो, चाहे वहाँ पर धार्मिक गतिविधियों को और ऊपर बढ़ाने का काम हो, तो अयोध्या को एक तरह से वो उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विश्व के मानचित्र पर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में लाना चाहते हैं। योगी सरकार का विकास केवल मठ मंदिरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन 5 सालों में यूपी में विकास को रफ्तार भी देने से पीछे नहीं रही। चाहे कई नए एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो या फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। औद्योगिक विकास के लिए और अन्य प्रदेशों से जो कनेक्टिविटी है, दिल्ली और पश्चिम के प्रदेश या मध्य प्रदेश या इधर बिहार और नेपाल बॉर्डर की तरफ भी, इन सब जगहों से जो व्यापार और लोगों का आवागमन है उसे सुगम बनाने की दिशा में जो काम हुआ है, वो मुझे लगता है यूपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को आने वाले कई सालों तक मिलेगा। यूपी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी भी सीएम योगी के मुरीद हैं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने योगी को यूपी के लिए उपयोगी तक बता डाला। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री। 2022 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का कद देश की सियासत में और बढ़ गया है। यूपी में 37 साल बाद सरकार अपने काम के दम पर सत्ता में दोबारा लौटी है, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। इस बार योगी आदित्यनाथ ही चेहरा थे और जनता ने उनके चेहरे पर ही नहीं बल्कि उनके काम पर भी अपनी मुहर लगाई। 2017 में जब बीजेपी सत्ता में लौटी थी तो मुख्यमंत्री के नाम पर 1 हफ्ते तक मंथन होता रहा था। योगी की ये कामयाबी पिछले 5 साल की मेहनत का नतीजा है। इन 5 सालों में राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया गया। मैं मुलायम सिंह यादव। मैं कुमारी मायावती। मैं अखिलेश यादव। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दास्तान। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री।